बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊँगा कि इमरान ख़ान के बेटों की अमेरिका में मुलाकातें कितनी अहमियत की हामिल हैं और वो क्या असरात मुरतब करेंगी और अब वो बरतानिया वापस क्यों गए हैं और कब पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में आके उनका क्या करने का प्लान है। नाज़रीन, इंसदाद दहशतगर्दी से आने वाले फ़ैसलों की भी बात की जाएगी कि उसमें नए नए ब्लंडर्स किस तरह सामने आ रहे हैं, मज़ीद फ़ैसले कब आएंगे, इनमें किन किन रहनुमाओं को नाहल करने का प्रोग्राम बनाया गया है, लाहौर के एक और मुकदमे का फ़ैसला कब आएगा, फैसलाबाद के मुकदमात में किन रहनुमाओं को टारगेट किया जा रहा है, इन सब पर बात करेंगे। अली मीन गंडापुर ने अपने और अपने ख़ानदान की सियासत को किस तरह बर्बाद कर लिया है और अब इनके साथ क्या होने जा रहा है। मुल्क की माशी तरक्की का पोल भी हकीकी आदाद शुमार की मदद से खोलने की कोशिश करेंगे और अखबारात में जो सुर्खियाँ लगवाई जा रही हैं कि जी आलमी रेटिंग पाकिस्तान की बहुत अच्छी हो गई है, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, फिर हम बात करेंगे आज मोहतरम जनाब हमज़ा अली अब्बासी के रवैये पर। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले बात हो जाए 9 मई के मुकदमात की। नाज़रीन, जैसे जैसे 9 मई के मुकदमात में दिए गए फ़ैसलों के मदरजात सामने आ रहे हैं तू अंदाज़ा होता चला जा रहा है कि 140 मुल्कों की फ़हरिस्त में इंसाफ की फराहमी में पाकिस्तान का नंबर 139 क्यों है। 140 मुल्कों में से 139 वे नंबर पर पाकिस्तान क्यों है इंसाफ की फराहमी के हवाले से। फ़ैसले पढ़कर पता चलता है नाज़रीन कि जिन लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो इंसानी कालिब में कोई जिन्नात थे, जो एक ही वक्त में फैसलाबाद में भी थे, मियाँ वाली में भी थे, डीजी खान में भी थे, लाहौर में भी मौजूद थे, बेहक वक्त लाहौर के 5 मकामात पर थे। ये मुलजिम शेरपाव पुल पर भी थे, राहत बेकरी के सामने भी मौजूद थे, उस वक्त थाना शादमान के सामने गाड़ियाँ भी जला रहे थे और ऐन उसी वक्त कोर कमांडर हाउस के अंदर भी मौजूद थे। शेरपाव पुल केस में 10 साल की सज़ा पाने वाले नाज़रीन एक बदनसीब का नाम रियाज हुसैन भी है। उसका पीटीआई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसका शेरपाव पुल के करीब फर्नीचर का कारखाना है, जिस सिर्फ जियो फेंसिंग में नाम आने पर उसे गिरफ़्तार किया गया और फिर सज़ा तक सुना दी गई। किसी ने इस बात की तहकीक करना तक गवारा नहीं की कि इस शख्स का बैकग्राउंड क्या है, इसकी कॉल रिकॉर्ड चेक करने की ज़हमत भी गवारा नहीं की गई। लाहौर के जज अरशद जावेद ने नाज़रीन जो फ़ैसला दिया वो उनके अपने ही पहले फ़ैसले किए गए कि पहले जो उन्होंने फ़ैसला किया था वो उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। जज अरशद जावेद ने इमरान ख़ान की 9 मई के मुकदमात में ज़मानत मंजूर करते हुए इसी साजिशी कहानी को रद्दी की टोकरी में उठा के फेंक दिया था और कहा था कि जिन्होंने मुबैना साजिश सुनी तो उन्होंने आगे क्यों नहीं बताई, रोका क्यों नहीं गया उनको। मगर अब फ़ैसले में उसी साजिशी कहानी को मिनो अन दुरुस्त तस्लीम करके सज़ाएँ सुना दी गई हैं। सरगोदा की अदालत से आने वाले फैसला के नाज़रीन पैरा नंबर 22 में लिखा गया है कि वो मरकज़ी मुल्ज़िमान जिन्होंने थाने के गेट पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी वो बेगुनाह करार पाए गए। नाज़रीन, बेगुनाह इसलिए करार पाए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और ज़राए का ये कहना है कि अब फैसला लिखा जा रहा है। कौन लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है, इसका इल्म तो सबको है। अलबत्ता इस मामले में ज़राए खामोश हैं, लोग समझदार हैं, समझते हैं सारा कुछ। फैसलाबाद के मुकदमे में नाज़रीन पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ यानी शिबली फराज और उमर अयूब साहब को भी नाअहल करार दिए जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। इम्कान है कि ये फ़ैसला भी 5 अगस्त से पहले आ जाएगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट नंबर 1 में भी एक 9 मई के थाना शादमान के घिराव जलाओ के मुकदमे की समाअत हो रही है। उसका फ़ैसला भी 4 अगस्त को सुनाया जाएगा। यानी जो इंसाफ का बोलबाला होना है वतन अजीज़ में वो 5 अगस्त से पहले ही होना है। इंसाफ के जितने परचम गाड़े जाएंगे वो 5 अगस्त से पहले गाड़ना ज़रूरी है। ये केस जो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ थाना शादमान वाला, ये केस सुन रहे हैं जज मंजर गुल साहब। वही मंजर गुल साहब जिन्होंने पीटीआई के एक कारकुन की अदालत से 1 रोज़ा इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी।
उसी मुलजिम की, इफ्तिखार नामी मुलजिम की, जो हस्पताल के CCU में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। और जज मंजर गुल के हुक्म पर उसी CCU में पड़े हुए इफ्तिखार को स्ट्रेचर पर लाकर अदालत में पेश किया गया था। अस्तगफिरुल्लाह। और अदालत में पेशी के बाद इफ्तिखार को दोबारा अस्पताल ले जाया गया जहां वो ज़िंदगी की कैद से रिहाई पा गया था। अब उसका केस अल्लाह की अदालत में है। देखें वहाँ से कब फ़ैसला आता है। ये सबको पता है कि वहाँ पे क्या फ़ैसला होगा। मैं बात कर रहा था नाज़रीन जज मंजर गुल साहब की, जो 4 अगस्त को 9 मई के एक और केस का फ़ैसला भी सुनाएंगे। मुतवक्को फ़ैसला मैं अभी बता देता हूँ। इस केस में आलिया हमज़ा, सनम जावेद, खदीजा शाह समेत मज़ीद कई बेगुनाहों को गुमान है या ख़दशा है कि 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। मगर इस केस में असल जो सितम ज़रीफ़ी की इंतहा है नाज़रीन वो ये है कि इस केस में नामज़द 4 कमसन लड़कों की मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र खाए जा रही है। 9 मई के मुल्ज़िम पूरे करने के लिए इन 4 लड़कों को एक शाम अकेडमी से उठाया गया, मुकदमे में चालान कर दिया गया। उनके वकील ने अदालत में दरख्वास्त की कि ये कमसन बच्चे हैं जिनका केस इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में चल ही नहीं सकता, इनका केस जुवेनाइल कोर्ट में चलना चाहिए। मगर इस दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं किया गया। इज़्ज़त माब जज जो है मंजर गुल साहब, उनका फरमाने आली शान है कि इन बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला भी 4 अगस्त को ही करेंगे। इससे ज़्यादा नाज़रीन मैं क्या कहूँ। मैं रोज़ लिखता हूँ, रोज़ बोलता हूँ, मगर इस मामले में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बस यही दुआ है कि ए कादिर मुतलक, ए कादिर व आदिल, मेरा देश जुल्म की तारीकी में डूब गया है, मेरे अल्लाह यहाँ अदल का सूरज तुलू कर दे। नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के बाद यूँ लगता है कि अली अमीन गंडापुर अपनी पूरी अफादियत जो है खो बैठे हैं। अपनी जमात की क़यादत और कारकुनों की आंखों में तो वो अरसा दराज से धूल झोंक रहे थे, मगर अब लगता है कि हुक्मरानों ने भी उन्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया है। बड़ा अफसोसनाक मंज़र है या मनाजर देखने में आ रहे हैं इस हवाले से, या बयानात सुनने में आ रहे हैं। गंडापुर ने अपनी नातजर्बाकारी से नाज़रीन हुकूमत को हर वो चीज़ दे दी जो वो दे सकते थे, इसलिए अब उनकी कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही। गंडापुर ने नताइज से बिल्कुल बेपरवाह होकर हुक्मरानों को सेनेट में 2 तिहाई अक्सरियत दिला दी। अब वो जिस तरह चाहें आइन का उलिया बिगाड़ सकते हैं। 18वीं तरमीम में सूबों में गवर्नर राज लगाने का तरीक़ाकार जो है इतना पेचीदा और मुश्किल है कि अमली तौर पर किसी सूबे में गवर्नर राज को 1 माह से ज़्यादा जारी रखना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन लगता है कि 27वीं तरमीम से गवर्नर राज लगाने के अमल को इंतहाई आसान और देरपा और पक्का कर दिया जाएगा। बदकिस्मती से, नातजर्बाकारी से क्या कहूँ, या कमअक्ली से अली अमीन गंडापुर इन सब चीज़ों का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सके। यही वजह है कि वफाक में KP से मुतालिक अहम तरीन फ़ैसले कर लिए गए। एक तो साबिक फ़ाटा को दोबारा बहाल किया जा रहा है, बल्कि कर दिया गया है एक तरह से। फ़ाटा की बहाली तो 27वीं तरमीम के बाद होगी, मगर वफाक ने अभी से ही फ़ाटा को बहाल तस्वुर कर लिया। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में जो मिलने वाले कबायली हिमायतीन के इजलास में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में फ़ाटा का कोटा बहाल कर दिया गया। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी में खुलेआम लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई है। अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ पख्तून जरगे से खिताब करते हुए कहा है कि इसहाक डार और मोहसिन नकवी मेरे सूबे की बात नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी आपको बहुत प्यारा होगा, लेकिन वो मेरे सूबे को ना जानता है ना वो कुछ कर सकता है। इस सूबे में किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दूँगा। दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। गंडापुर ने मज़ीद कहा कि हमने तालिबान को पकड़ा तो ISI और MI ने उन्हें छुड़वाया, नाम लेकर कहा है एक सूबे के वज़ीर आला ने। उन्होंने कहा कि जब हमने तालिबान को पकड़ा तो ISI और MI ने उन्हें छुड़वाया और कहा कि ये हमारे लोग हैं, हम इनसे काम लेते हैं। दोबारा इन लोगों को लाया गया और बसाया गया। अब उनकी तादाद ज़्यादा हो चुकी है। अगर आपको गुड तालिबान की ज़रूरत है तो उन्हें वर्दी पहना लें और फ़ौज में भर्ती कर लें। नाज़रीन अली अमीन गंडापुर के लहजे से अंदाज़ा होता है कि वो बुरी तरह ज़ख़्म खुर्दा हैं और वो अपनी जमात और कायद को छोड़कर जिस तार से दवा लेते थे उसी पे अब उन्होंने गरजना बरसना शुरू कर दिया है। लेकिन देर हो चुकी है हजूर, देर हो चुकी है।
हुक्मरानों को खुश करने के लिए अली अमीन गंडापुर ने अपनी सियासी साख जो है वो तबाह कर ली है और अब इन्हें एहसास हो रहा है कि उनका टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया है। गंडापुर ने मजीद कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ सूबे में ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा। इसका जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। इसके बाद मोहसिन नकवी ने अली अमीन के भाई फैसल अमीन गंडापुर का नाम लिए बगैर कहा कि डेरा इस्माइल खान में एक अहम सूबाई ओहदेदार हर माह तालिबान को कितने पैसे देता है। इसका जवाब देते हुए फैसल अमीन गंडापुर ने कहा है कि जब एक 8 साला बच्चा जो ज़हनी कमज़ोरी का शिकार हो सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। नाज़रीन, अली अमीन की मरकज़ में बैठे अपने दोस्तों से लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसी मोहसिन नकवी का जब वज़ीर आला हाउस में रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाता था तब किसी को पता नहीं चला कि ये ज़हनी कमज़ोर बच्चा है। तब सरकारी मुलाकातों की मजबूरियां बयान की जाती थी। अली अमीन गंडापुर और उनके ख़ानदान ने सियासत ही नहीं अपना, मेरा ख़्याल है कि सब कुछ ही तबाह कर लिया। अच्छा नाज़रीन, आपको जिस अहम ख़बर से आगाह करना था वो है इमरान खान के साहबजादे कासिम और सुलेमान। नाज़रीन, दोनों भाइयों की अमेरिका में जो मुलाकातें हो रही हैं उससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तान की हुकूमत में शदीद घबराहट पाई जाती है, क्योंकि ये वो मुलाकातें नहीं हैं जो पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तानी अमेरिकन ने इन अमरीकी हुकाम से की थी। इस बार ये मुलाकातें बहुत संजीदा नौइयत की हैं। इसमें बाकायदा उनकी वहाँ मौजूदगी के दौरान लंदन में राब्ते किए गए हैं। उन राब्तों के बाद इस बात का ये प्रोग्राम या शेड्यूल बदला गया, जो हमने पहले आपको अपने ज़राए से इत्तला दी थी कि अमेरिका से सीधा ये दोनों भाई पाकिस्तान आएंगे और कुछ दिन मज़ीद अमेरिका रुकेंगे। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका में होने वाली कुछ बहुत ही अहम मुलाकातों के बाद इन दोनों भाइयों का प्रोग्राम बना कि वो वापस यूके जाएंगे और यूके से यानी इंग्लैंड से वो पाकिस्तान आएंगे। ये भी हो सकता है कि वो 4 या 5 अगस्त को पाकिस्तान आए, ये भी हो सकता है वो 4 या 5 अगस्त से पहले पाकिस्तान आ जाए। लेकिन नाज़रीन, एक बात आपको आपके गोश गुजार करता चलूँ कि ये जो ज़राए से हम ख़बरें सुन रहे थे और आप तक भी पहुंचा रहे थे कि शायद वो पेशावर में लैंड करें और पेशावर में 10 लाख का मजमा उनका इस्तकबाल करे और फिर वो इस्लामाबाद की तरफ आएँ। नाज़रीन, अभी तक की इत्तलात और ख़बरों के मुताबिक दोनों भाई जो हैं वो किसी जलसे जुलूस में शरीक नहीं होंगे और ना ही वो अपने वालिद साहब से किसी खुफिया अंदाज में मुलाकात करने जाएंगे कि उनको किसी हेलीकॉप्टर में छुपा के या स्याह शीशों वाली गाड़ी में बंद करके उनको उनके बाप से मुलाकात करवाई जाए। इस पर भी उन्होंने इस प्रपोज़ल को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अलबत्ता इस बात के भी इम्कानात बहुत कम है कि वो किसी जलसे जुलूस की क़यादत करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये मैं आपको बताता चलूँ कि उनकी जो अब अमेरिका के बाद जो बरतानिया में मुलाकातें हैं वो अमेरिका से भी ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। अब ये मामला 2-3 स्टेजेस ऊपर चला गया है और जो जिस तरफ बाज़ लोग इशारा कर रहे थे कि हो सकता है वो पाकिस्तान ही तब आए जब उनके वालिद साहब जेल से बाहर आए, अब इन बातों में वज़न दिखाई देने लगा। बस इतना ही नाज़रीन, थोड़े कहे को ज़्यादा समझें। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने गर्मियाँ शुरू होने से पहले ही ऐलान कर दिया था, अगर आपको याद हो, कि बिजली का यूनिट 7 रुपये 48 पैसे कम कर दिया जाएगा। बाद में पता चला कि ये सब हवाई बातें थी। नून लीग के रहनुमा डॉक्टर आसिफ किरमानी ने सार्फिन को मिलने वाले रिलीफ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे पेश की है। उन्होंने बिजली के 2 बिल कौम के सामने रखे हैं। एक बिल इस साल जून के महीने का है जिसमें 492 यूनिट्स का बिल जो है 20,260 रुपये आया है। इसी सारिफ को अगले महीने जुलाई में 491 यूनिट्स का बिल 26,309 रुपये आया है। यानी 1 यूनिट कम इस्तेमाल करने के बावजूद बिल 6,000 रुपये इजाफी भेज दिया गया है। असल में यह हुकूमती नाहलियों का बोझ है नाजरीन, जो हर माह सार्फिन को उठाना पड़ रहा है। एक सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक इजाफी 90 करोड़ यूनिट के बिल भेजकर वापडा ने अवाम से गालिबन 224 अरब रुपए वसूल कर लिए। इस पर बिजली की तकसीम कार कंपनियों का कोई एहतसाब हुआ, ना ही रिपोर्ट आने के बावजूद अवाम को अरबों रुपए वापस किए गए। तवानाई के शोबे में ये हैं वो इस्लाहात
जिनका सरकारी भोंपू हर वक्त ढंढोरा पीटते रहते हैं। लेकिन बिजली बनाने वाली कंपनियां कौम का खून अलग चूस रही हैं और ज़्यादातर सरमाया भी मुल्क से बाहर मुंतकिल कर रही हैं। कैप्को नामी कंपनी के साथ 1638 मेगावाट बिजली बनाने का मुआहदा है। इस कंपनी ने 2023 में 1 यूनिट बिजली भी पैदा नहीं की, 1 यूनिट, नॉट सिंगल यूनिट। इस कंपनी को 22 अरब 16 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज चन्योट पावर लिमिटेड नामी IPP के मालिक हैं, जिसे आपको याद होगा जून 2014 में लाइसेंस जारी किया गया और 30 जून को 2045 तक 62.4 मेगावाट बिजली बनाने का मुआहदा किया गया था। ठीक है, अब साल 2023 में इस IPP ने 33% यानी 20 या 21 मेगावाट बिजली बनाई टोटल, जबकि उस कंपनी को, हमजा साहब की कंपनी को 1 अरब 55 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। अब नाज़रीन, एक नज़र मुल्क की तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत पे भी डाल लें। ये जो ख़बर मेरे सामने अखबार में रखी हुई है कि जी आलमी इदारे ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी है, मईशत में इस्तेहकाम आ गया और पता नहीं क्या क्या हो गया है। नाज़रीन, गुज़श्ता माली साल जो 30 जून को ख़त्म हुआ उसमें वफाकी हुकूमत ने 26.7 अरब डॉलर के बैरूनी कर्ज लिए थे। सऊदी अरब ने 5 अरब डॉलर का नकद कर्जा 4% शरह सूद पर दिया था, जो हर साल रोल ओवर होता है। चीन ने 4 अरब डॉलर का नकद कर्जा फराम किया था, जिस पर 6% से ज़्यादा सूद लिया जाता है। UAE ने 3 अरब डॉलर के ज़खायर स्टेट बैंक में पार्क किए हुए हैं। पार्क जैसे गाड़ी पार्क की जाती है, यानी सिर्फ के थोड़ी देर वास्ते रखो आ दो, असी बस शक्ल दिखानी है। इस वक्त यानी पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर से ज़ायद दिखाए जाते हैं। इन 3 ममालिक से मिलने वाला कर्ज भी इन्हीं में शामिल है, जो 12 अरब डॉलर बनते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारा हकीकी ज़र मुबादला नाज़रीन कितना है। अच्छा नाज़रीन, आज मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, आप सबको भी बहुत पसंद हैं, अदाकार हमज़ा अली अब्बासी साहब। अब्बासी साहब का शुमार ऐसे मारूफ लोगों में होता है जो ताज़ा हुक्मरानों के दस्ते हक परस्त पर बैत हुए हैं और इस बुनियादी तब्दीली के बाद उन्हें चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आना शुरू हो गई हैं। इससे पहले वो कभी दबे और कभी खुले लफ्ज़ों में 9 मई के मामले में तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत पर तनकीद करते चले आ रहे हैं। उनका ताज़ा फरमान ये है कि जो लोग क़यामत पर यकीन रखते हैं वो यूट्यूब पर इस तरह बात नहीं कर सकते। क़यामत के दिन इन यूट्यूबर से पूछा जाएगा कि तुमने जो बात कही थी उसका सबूत कहाँ है। बड़ी अच्छी बात है। और लोग समझते हैं कि जब वो यूट्यूबर्स का जिक्र करते हैं और जब उनकी बातों का जिक्र करते हैं तो हमज़ा अली अब्बासी साहब का या दीगर लोगों का इशारा किस तरफ होता है। और बहुत अच्छी बात है कि हमज़ा अली अब्बासी साहब यौम आखिरत का इस कदर एहसास रखते हैं, मगर उनसे मेरे कुछ मासूमाना से सवाल भी हैं कि क्या क़यामत वाले दिन सिर्फ यूट्यूबर से ही सब कुछ पूछा जाएगा या कुछ और लोग भी खुदाई एहतसाब की ज़द में आएंगे? क्या जुल्म को देखकर चुप रहने से मुताल्लिक क़यामत वाले दिन कोई सवाल नहीं होगा? क्या क़यामत वाले दिन मुझ और हमज़ा अली अब्बासी समेत हर किसी से ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि जब आपके हम वतनों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, जब एक शख्स को बग़ैर किसी वजह के जेल में डाल दिया गया था, उस मौका पर आप कहाँ खड़े थे? जब हज़ारों लोगों को बेगुनाह जेल की चक्कियों में पीसा जा रहा था, तब आप कहाँ खड़े थे? आप इस साइड पे खड़े थे, इस साइड पे खड़े थे? क्या आप जालिम के साथ थे या मजलूम के साथ थे, या फिर आप चुप रहकर जुल्म के साथी बने हुए थे? मोहतरम हमज़ा अली अब्बासी साहब ने कभी इन सवालों पे गौर किया है या नहीं, मुझे नहीं पता। हमज़ा अली अब्बासी चूँकि दीन से काफ़ी गहरी वाबस्तगी रखते हैं, जो कि माशाअल्लाह बहुत काबिल तारीफ़ बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल में सवाल पैदा होता है कि क्या आपने जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुन रखा है कि बेहतरीन जहाद ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक़ कहना है? किसी वक्त मौका मिले हमज़ा अली अब्बासी साहब की किसी पॉडकास्ट में,
तो इस हदीस शरीफ की तशरीह अब्बासी साहब ज़रूर फरमा दीजिएगा। इससे बहुत सारों का भला होगा, क्योंकि आप दीनी अमूर पर ख़ासी गिरफ्त रखते हैं। अगर कुछ वक्त और मिले तो 9 मई के मुकदमात में दी जाने वाली सज़ाओं पर भी कुछ इरशाद फरमा दीजिएगा, क्योंकि ये तो कोई सुनी सुनाई बात नहीं ना, ये सज़ाएँ तो किसी यूट्यूबर ने नहीं सुनाई ना। मुझे 9 मई के मुकदमात में मिलने वाली सज़ाओं पर जनाब मोहतरम हमज़ा अली अब्बासी के मौक़िफ़ का इंतज़ार रहेगा। और नाज़रीन, ये शेर पढ़ के आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ, कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफ़ियत साहिल में है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।